हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग पूरे फंक्शंस को पढ़ने वाले हैं। फंक्शन क्या होता है, फंक्शन की इंपॉर्टेंस क्या है, फंक्शन की नीड क्या है, फंक्शन को बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको इन्फॉर्म करना चाहता हूं कि ये वीडियो हमारी बहुत लंबी होने वाली है, क्योंकि हम इसमें पूरे फंक्शंस को समाहित करेंगे, बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे। तो फंक्शन शुरू करने से पहले मैं आपको दो एग्जाम्पल देता हूं। दोनों एग्जाम्पल से हम लोग फंक्शंस समझेंगे। हम डायरेक्ट डेफिनेशन पे नहीं जाएंगे, हम पूरे फंक्शन को बहुत अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड करना है, तो हम लोग इसको पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं दो एग्जांपल लेने से भी पहले मैं आप लोगों को कुछ बता दूं कि फंक्शन आखिर अभी क्यों जरूरी है। क्लास 11 में हम लोगों ने जितने भी प्रोग्राम करे वो सारे सिंपल प्रोग्राम करे। हमने प्रोग्राम को, किसी भी प्रोग्राम को फंक्शंस के द्वारा नहीं करा, लेकिन क्लास 12 में आने के बाद हम प्रत्येक प्रोग्राम को, जितने भी प्रोग्राम हम लोग करेंगे वो सारे फंक्शंस के थ्रू करेंगे। ये आप लोग बड़े आराम से, बहुत अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करिए। क्लास 12 की बुक में फंक्शन सबसे पहले ही दिया हुआ है। सबसे पहला चैप्टर जो है वो आपका फंक्शन है। फंक्शन इसीलिए दिया हुआ है ताकि आप लोग सबसे पहले फंक्शन को समझ लें, फंक्शन क्या होता है, कैसे फंक्शन से प्रोग्रामिंग की जाती है। उसके बाद क्लास 12 के प्रत्येक प्रोग्राम को फंक्शन से ही हम लोग करें। ये हमारा फंक्शन का मेन ऑब्जेक्टिव है। तो फंक्शन शुरू करने से पहले, उसकी डेफिनेशन बताने से पहले मैं आपको एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूं। इस समय शादियों का दौर है। मान के चलिए हमारे परिवार में दो शादियां हैं। एक शादी हमारे मामा के घर में है और एक शादी हमारे ताऊ के घर में है। मामा वाली शादी वाले केस में सारी शादी की जिम्मेदारी हमारे मामा ने उठा रखी है। मामा ने कहा है कि शादी का जितना सारा काम होगा वो सारा मैं ही करूंगा, यानी हलवाई से, बैंड से, एक्सेट्रा, जितने भी रिलेटिव से या घर के सामान से जो भी काम होगा वो सारा सारा मामा खुद ही करने वाला है। मामा मेरा हिटलर है। मामा सारा काम करने वाला है, शादी का सारा काम निपटाने वाला ही मामा है। दूसरे वाले केस में, दूसरे वाले एग्जाम्पल में मेरे ताऊ के बेटे की शादी है और उस शादी में सारा काम मेरे ताऊ ने क्या काम करा, डिवाइड कर दिया। पूरी शादी का काम मेरे ताऊ जी ने छोटे छोटे, एक जो बड़ी प्रॉब्लम थी उसको छोटे छोटे प्रॉब्लम में तोड़ा और उनको डिवाइड कर दिया। देखिए किस तरीके से करा। मामा वाली शादी में सारा काम मामा ने लिया और ताऊ वाली शादी में ताऊ सुबह से लेकर शाम तक कुछ नहीं करता, बस ऑब्जर्व करता है। ताऊ ने क्या काम करा, मेरे पापा को एक काम सौंप दिया। मेरे पापा को बोला कि तुमको हलवाई का सारा काम देखना है। मेरे चाचा को बोला कि तुमको बाजार से जितना भी सामान आना है वो सारा काम तुम्हारा है। और मेरे भाई को बोला कि जितने भी गेस्ट आएंगे उनको रिसीव करना तुम्हारा काम है। मेरी मम्मी को बोला घर का सारा काम तुम्हें करना है। इस तरीके से मेरे ताऊ ने पूरे काम को डिवाइड कर दिया। मामा वाले केस में क्या हुआ, मामा वाले केस में मामा ने सारे काम की जिम्मेदारी खुद ही ले ली। अब आ गया साहब शादी का दिन। शादी वाले दिन में मामा सुबह से शाम तक बेचारा फोन करते करते परेशान हो गया, बाजार से सब्जी लाते लाते परेशान हो गया, बाजार से दूध, खोया, एक्सेट्रा, हलवाई का सारा सामान लाते लाते परेशान हो गया। बेचारा मामा सुबह से लेके शाम तक अपने कपड़े भी नहीं चेंज कर पाया। उसने पूरी शादी का एंजॉय नहीं लिया। इधर मेरे ताऊ वाले केस में ताऊ सुबह से शाम तक आराम से मस्त कुर्सी पे बैठे हुआ घूम रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है, पूरी शादी का एंजॉय ले रहा है। वो कहाँ क्या काम कर रहा है, वो बस जस्ट चेक कर रहा है कि जो भी बंदा कोई काम कर रहा है उसके काम में कोई कमी तो नहीं है, किसी चीज की रिक्वायरमेंट तो नहीं है। अगर रिक्वायरमेंट है तो वो पूरी कर रहा है। अगर यही केस, यही एग्जाम्पल मैं प्रोग्रामिंग में समझूं तो प्रोग्रामिंग में जो मामा वाला केस है वो क्लास 11 में आप लोगों ने करा। क्लास 11 में आप लोगों ने एक पूरा प्रोग्राम बनाया और उसी प्रोग्राम को आपने शुरू से लेकर एंड तक पूरा एग्जीक्यूट करा। अगर ताऊ वाले केस के बारे में बात करूं तो ताऊ वाले केस एक फंक्शन है। देखिए ताऊ ने क्या काम करा, पूरी एक प्रॉब्लम को छोटे छोटे सब प्रॉब्लम में डिवाइड कर दिया और उनको करने के लिए एक एक बंदा अलॉट कर दिया। इसी तरीके से फंक्शन होता है। फंक्शन क्या है, एक बड़ी प्रॉब्लम को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर देना, वो एक फंक्शन है।
देखिए फंक्शन क्या है, जो अपना एक काम, निश्चित काम जो उसको अलॉट करा गया है उसको कंप्लीट करे। ताऊ वाली शादी में मेरे पापा एक फंक्शन है, मेरी मम्मी एक फंक्शन है, मेरा भाई एक फंक्शन है, ऑलरेडी मैं एक फंक्शन हूं। क्यों? क्योंकि मैं एक निश्चित काम कर रहा हूं, जो मुझे काम सौंपा गया है मैं उसी काम को कर रहा हूं। इसी तरीके से फंक्शन होता है। फंक्शन में हम क्या काम करते हैं दोस्तों? फंक्शन में हम अपने पूरे एक बड़े से प्रोग्राम को छोटे छोटे सब प्रोग्राम में डिवाइड कर लेते हैं और उस सब प्रोग्राम की कोडिंग ही फंक्शन कहलाती है। फंक्शन को मैं फिर से समझा दूं, जो अपना एक निश्चित काम करे वो फंक्शन है। अच्छा दोस्तों, मेरी बात समझ में नहीं आई कि आखिर फंक्शन इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है? फंक्शन की इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस क्यों है? फंक्शन का इतना ज्यादा यूटिलाइजेशन क्यों है? सबसे पहले अगर हम इस पॉइंट को समझ लेंगे तो फंक्शन की बेसिक इंट्रोडक्शन हमारे पूरे समझ में आ जाएगी। मामा वाली शादी वाले केस में मैं सारे का सारा काम आपको एग्जांपल से समझा रहा हूं। आप लोग ऐसा मत सोच रहे हैं कि क्या मामा वाली शादी या ताऊ वाली शादी के बारे में बात करें। जब तक हम फंक्शन की बेसिक नीड, फंक्शन की जरूरत को नहीं समझेंगे तब तक फंक्शन पढ़ना हमारे लिए बेकार है। क्यों? क्योंकि फंक्शन हमारे लिए बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है। अगर आपको फंक्शन समझ में आ गया तो क्लास 12 का कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं है जो आपको क्लियर ना हो। फंक्शन इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो फंक्शन को समझने के लिए जितना आप ज्यादा टाइम देंगे उतना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अब हम बात कर रहे हैं जरूरत की, तो मामा वाली शादी में बहुत सारी कमियां हुई और सारी की सारी कमियां मामा के ऊपर आ गई। सारा का सारा काम बेचारे मामा ने हैंडल करा। और अगर इसी तरीके से ताऊ वाली शादी में ताऊ को कोई भी जरूरत नहीं है इधर उधर भागने की। ताऊ को बिल्कुल भी जरूरत नहीं है सारे लोगों के काम को देखने के लिए। ताऊ केवल उसके काम को देखेगा जहां पे प्रॉब्लम क्रिएट हो रही हो। मान के चलिए अगर हलवाई के पास खोया नहीं पहुंच पाया तो ताऊ उस बंदे को पकड़ेगा जिसको ताऊ ने काम अलॉट कर रखा था कि तुम हलवाई का सामान मार्केट से लेकर आओगे। इसी तरीके से फंक्शन है। फंक्शन की इसलिए ज्यादा जरूरत हुई क्योंकि फंक्शन पूरे एक प्रोग्राम को छोटे छोटे पार्ट में तोड़ लेता है और उस टूटे हुए पार्ट की कोडिंग अलग अलग होती है। जहां पर हमारा एरर आ रहा है, जिसका आउटपुट हमें सही नहीं दिख रहा है, तो हमको केवल उसी फंक्शन वाले पार्ट में या उसी प्रोग्राम के पार्ट में जाकर के उस एरर को चेक करना है। क्यों? क्योंकि फंक्शन से अगर हम कोई भी प्रोग्राम बनाते हैं तो प्रोग्राम को बहुत इजी वे में अंडरस्टैंड करने के लिए हो जाता है वो प्रोग्राम। और दूसरी चीज ये है कि वो हमारे कोड को रिड्यूस कर देता है। अगर हमने एक बार फंक्शन बना लिया तो उस फंक्शन को हम कई बार इस्तेमाल कर सकते हैं। ये अभी हम थोड़ा सा आगे थ्योरी वाले सेक्शन में हम लोग सीखेंगे। और क्या क्या काम करेगा फंक्शन हमारा पूरे प्रोग्राम को बहुत इजीली अंडरस्टैंड करने के लिए यूजफुल है। फंक्शन में अगर कोई भी दिक्कत आ रही है तो हमें पूरे प्रोग्राम को देखने की जरूरत नहीं है। हमको पर्टिकुलरली उसी फंक्शन की कोडिंग में जाना है और उसी कोडिंग में जाकर के उस फंक्शन की कोडिंग को चेक करना है और अपने एरर को दूर करना है। तो ये था पूरे फंक्शन का इंट्रोडक्शन। आई होप आपको मेरे एग्जांपल समझ में आया होगा। लास्ट में मैं आपको यही कहना चाहूंगा कि मेरी पूरी वीडियो को जरूर देखें, इस फंक्शन वाली वीडियो को, जो आपके लिए काफी यूजफुल होने वाली है। अब हम लोग फंक्शंस की डेफिनेशंस के बारे में बात करेंगे, फंक्शंस की नीड के बारे में बात करेंगे और फंक्शन को कैसे बनाते हैं, कैसे हम प्रोग्रामिंग में फंक्शंस को इन्वॉल्व करते हैं, कैसे हम फंक्शन से प्रोग्रामिंग करते हैं, ये अब हम लोग धीरे धीरे सीखेंगे। तो पूरी इस वीडियो को जरूर देखें, ये मेरी रिक्वेस्ट है। मेरी इस वीडियो को देखने के बाद आप पूरे फंक्शंस को समझ में आ जाएगा। तो शुरू करते हैं पाइथन की डेफिनेशन। शुरू करते हैं फंक्शन की डेफिनेशन। आखिर फंक्शन की डेफिनेशन पाइथन में क्या है, बहुत डीपली पढ़ने वाले हैं हम लोग, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। इसमें लिखा हुआ है, इन पाइथन अ फंक्शन इज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्टेटमेंट्स दैट परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। अभी मैंने कुछ देर पहले ही आप लोगों को समझा दिया था कि फंक्शन जो एक स्पेसिफिक टास्क को कंप्लीट करे।
जैसे एग्जाम्पल पे मैंने समझाया था, मेरे पापा एक जो उनको टास्क दिया हुआ है उस टास्क को कंप्लीट करेंगे, मेरे भाई जिस उनको ताऊ ने जो टास्क सौंपा था वो उस टास्क को कंप्लीट करेंगे। इसी तरीके से फंक्शंस भी वही है जिसके लिए हम उसको डिजाइन करते हैं, यानी फंक्शन जिसके लिए हमने उसको डिजाइन करा और वो वही स्पेसिफिक टास्क को कंप्लीट करेगा। फंक्शन हेल्प ब्रेक आवर प्रोग्राम इनटू स्मॉलर एंड मॉड्यूलर चंक्स। मैंने आपको पहले ही बताया था, एक बड़ी प्रॉब्लम को, एक कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को छोटे छोटे डिवाइड में कन्वर्ट कर देना, छोटे छोटे सब प्रोग्राम्स में कन्वर्ट कर देना, यही फंक्शन होता है। एज आवर प्रोग्राम ग्रोज लार्जर एंड लार्जर, फंक्शन मेक इट मोर ऑर्गेनाइज्ड एंड मैनेजेबल। जैसे जैसे हमारा, अभी हम लोग क्या काम कर रहे हैं, हम लोग छोटे छोटे प्रोग्राम्स बनाते हैं तो हम लोग को इतना ज़्यादा अजीब नहीं लगता। जब आप बहुत ज़्यादा बड़े बड़े प्रोग्राम बनाते जाएंगे तब आपको फंक्शन की नीड समझ में आएगी। एक्चुअल में हम बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम को छोटे छोटे प्रोग्राम में डिवाइड कर लेते हैं और इसी डिवाइड को कर देना ही फंक्शंस कहलाता है। फंक्शन, छोटे छोटे फंक्शंस में हम उसको कन्वर्ट कर देते हैं जिससे हमारा प्रोग्राम क्या हो जाता है, हमारा प्रोग्राम एक वेल ऑर्गेनाइज्ड हो जाता है और इजी टू मैनेजेबल हो जाता है, यानी हम उसको आराम से उसको मैनेज कर सकते हैं। कुछ और डेफिनेशंस भी मैंने यहां आप लोगों के लिए डाली हैं। अ फंक्शन इज अ ब्लॉक ऑफ कोड और सब प्रोग्राम विच ओनली रन व्हेन इट कॉल्ड। बच्चों, फंक्शन पे जब आप काम करोगे तो फंक्शन पे आप पहले प्रोग्राम बनाओगे, प्रोग्राम में फिर फंक्शंस बनाओगे और फिर फंक्शंस बनाने के बाद उसको कॉल करोगे जब आप रन करोगे। तो ये सब मैं आपको धीरे धीरे बाद में समझाने वाला हूं। यू कैन पास डाटा नन एज पैरामीटर इनटू अ फंक्शन। हम इसमें अपने फंक्शन में पैरामीटर को भी पास करेंगे। ये सब जब मैं आपको एक प्रोग्राम बनाकर अभी यहाँ पे दिखाऊंगा तो आप पूरे फंक्शंस को समझ जाएंगे। अब बात ये आती है कि आखिर फंक्शंस का सिग्निफिकेंस क्या है, हम लोग फंक्शंस को इतना ज्यादा यूज क्यों करते हैं। पहला इसका सिग्निफिकेंस है द प्रोग्राम इज इजियर टू अंडरस्टैंड। अभी मैंने थोड़ी देर पहले जो आप लोगों को बताया था उसमें मैंने यही बताया था कि अगर आप लोग फंक्शन से कोई भी प्रोग्रामिंग करते हो तो प्रोग्राम बहुत इजी हो जाता है अंडरस्टैंड के लिए। आप उसको, पूरे प्रोग्राम को आप बहुत आराम से समझ पाएंगे। पूरे प्रोग्राम को अगर आप फंक्शंस के द्वारा कर रहे हैं तो आप बहुत अच्छी तरीके से उसको समझ पाएंगे। जब आप अच्छी तरीके से समझ पाएंगे तो आप उसमें गलतियां निकालना, एरर्स को दूर करना, ये सब आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा अगर आप फंक्शन से प्रोग्राम को बनाते हैं। दूसरा सिग्निफिकेंस ये है, रिडंडेंट कोड इट इज एट वन प्लेस सो मेक चेंजेस इजियर। अभी यही बात मैंने आपको बताई थी कि अगर आपने एक बार फंक्शंस को डिफाइन कर दिया तो ऐसा समझो कि आपने एक काम को, यानी जो एक पूरा होल प्रोग्राम का जो वर्क था उसको छोटे छोटे जो वर्क में आपने डिवाइड करा, उसका एक काम रेडी हो गया। इससे हमारा कोड क्या होगा, बहुत इजी टू अंडरस्टैंड होगा और कोड भी जो होगा वो कैसा होगा, प्रोग्राम का छोटा हो जाएगा। तीसरा जो इसका मेन सिग्निफिकेंस है वो है रीयूजेबल। रीयूजेबल का मतलब ये हुआ, अगर आपने एक बार फंक्शन को डिफाइन कर दिया, फिर आपको जब जब उस फंक्शन की नीड हो तब तब आप उस फंक्शन को आराम से यूज कर सकते हो। अगर आप यही काम बिना फंक्शंस के करोगे तो आपको वो काम कराने के लिए आपको फिर दोबारा से कोडिंग लिखनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप फंक्शन से इस काम को कर रहे हो तो अगर आपने एक बार फंक्शन डिफाइन कर दिया तो आपको अगर वो काम 10 बार कराना है, 20 बार कराना है, तो आपको वो कोड दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये है फंक्शंस का सिग्निफिकेंस, इसलिए हम लोग फंक्शंस को मोस्टली ज्यादा यूज करते हैं। अब हमें ये तो समझ में आ गया कि फंक्शंस क्या है और हमें ये भी समझ में आ गया कि फंक्शंस की नीड क्या है। अब हम समझते हैं कि फंक्शंस कितने प्रकार के होते हैं। प्यारे बच्चों, फंक्शन हमारे दो तरीके के होते हैं। पहला फंक्शन बुल्ट इन फंक्शन और दूसरा फंक्शन यूजर डिफाइंड फंक्शंस। बुल्ट इन फंक्शंस वो फंक्शंस होते हैं जो ऑलरेडी पाइथन ने हमें बनाकर दिए हैं, जिनको हम लोग अभी तक क्लास 11th में डायरेक्टली यूज कर रहे हैं, वो हमारे बुल्ट इन फंक्शन। बुल्ट इन फंक्शन के बारे में मैं आपको दोबारा समझाने चाहता हूं। बुल्ट इन फंक्शन वो फंक्शन है जो हमें पाइथन ऑलरेडी प्रोवाइड कर रखा है, जैसे लेन फंक्शन, इनपुट फंक्शन, इंट फंक्शन,
और भी बहुत सारे ऐसे फंक्शन हैं जिनको पाइथन ने हमें बनाकर दिया है, जस्ट हमको उनको यूज़ करना है, यानी जस्ट हमको उनको कॉल करना है। ये सब चीज़ आप लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। तो ये वाले फंक्शंस होते हैं बुल्ट इन फंक्शंस। अब अगला जो फंक्शन का टाइप है वो है यूजर डिफाइंड फंक्शन। यूजर डिफाइंड फंक्शन का मतलब ऐसे फंक्शन जिनको यूजर खुद डिफाइन करता है, वही हम इस चैप्टर में सीखने वाले हैं। इस चैप्टर का मेन उद्देश्य ये है कि सीखने वाला या फिर जो यूजर है वो अपनी नीड के हिसाब से, अपनी ज़रूरत के हिसाब से फंक्शंस को बनाए और फंक्शंस के द्वारा ही प्रोग्राम को रन कराए। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये len फंक्शन यानी लेन फंक्शन जो हमें पाइथन ने बनाकर दिया है, उसका मेन यूज लेंथ को फाइंड आउट करना है। इनपुट फंक्शन जो हमें पाइथन ने बनाकर दिया है, उसका काम इनपुट कराना है। इसी तरीके से हर एक फंक्शन का काम अपना निश्चित होता है। यूजर डिफाइंड फंक्शन में यूजर अपनी ज़रूरत के हिसाब से, अपनी नीड के हिसाब से फंक्शन को खुद बनाएगा और उस बने बनाए फंक्शंस की मदद से अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेगा। तो बिना किसी देरी के हम लोग सीखते हैं कि फंक्शंस को हम कैसे बनाएं। आखिर फंक्शंस को कैसे बनाते हैं हम लोग प्रोग्राम में, ये सीखते हैं। तो फंक्शंस को बनाने के लिए प्यारे बच्चों, फंक्शंस पे काम करने के लिए हमें दो बातों पर विशेष ध्यान देना है। पहली बात कि फंक्शन को डिफाइन कैसे करें और दूसरी बात फंक्शन को कॉल कैसे करें। ये सबसे मेन पॉइंट है। अगर आप फंक्शन पर काम कर रहे हो तो फंक्शन पे काम करने के लिए आपको दो चीज़ों का आना बहुत ज़रूरी है, फंक्शन डेफिनेशन और फंक्शन कॉलिंग। बच्चों, फंक्शन डेफिनेशन जो फंक्शन को डिफाइन करेगी, यानी फंक्शन में एक्चुअल होने क्या वाला है, वो आपकी फंक्शन डेफिनेशन होगी। और फंक्शन कॉलिंग जब आपको ज़रूरत है फंक्शन की, जहां पर आपको ज़रूरत है वहां पर आप फंक्शन को कॉल कर दीजिए। ये दोनों स्टेप्स अगर हमें अच्छी तरीके से आ जाएंगे तो हमको पूरा फंक्शन समझ में आ जाएगा। इन सब चीज़ों को डिफाइन करने के बाद मैं आपके सामने एक प्रोग्राम बनाऊंगा जिससे आप पूरे फंक्शंस को समझ पाएंगे। तो बेसिकली यहाँ से हमको इन दोनों चीज़ों को पढ़ना है कि फंक्शन डिफाइन कैसे करें और दूसरी चीज़ फंक्शन को कॉल कैसे करें। अगर ये दोनों चीज़ हमें समझ में आ जाएंगी तो हम पूरे फंक्शन का रोल समझ पाएंगे। तो बिना किसी देरी के सबसे पहले हम बात करते हैं फंक्शन डेफिनेशन। फंक्शन डेफिनेशन कैसे की जाए? देखो, फंक्शन डेफिनेशन है आपका ये। फंक्शन डेफिनेशन का मतलब फंक्शन को डिफाइन करना। फंक्शन को डिफाइन करना यानी फंक्शन की डेफिनेशन देना कि एक्चुअल में हमारा फंक्शन किस लिए बना हुआ है और वो फंक्शन कौन सा काम करेगा। यहाँ पर इसका मैं स्ट्रक्चर दे रहा हूँ। और हाँ, स्ट्रक्चर को बताने से पहले मैं आपको बता दूँ, जब भी आप प्रोग्रामिंग में फंक्शन को इस्तेमाल करेंगे तो सबसे पहले आप फंक्शन को डिफाइन करेंगे, यानी मेन से पहले आपको फंक्शन को डिफाइन करना है। कैसे डिफाइन करते हैं इसका सिंटेक्स मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आप DEF लिखेंगे। इसका साइज में थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको बढ़िया तरीके से इसमें दिखाई दे। सबसे पहले आप DEF करेंगे, DEF डेफ। उसके बाद जो भी आपका फंक्शन का नाम है, जिस भी नाम से आप फंक्शन को बनाना चाहते हो वो यहाँ फंक्शन का नाम लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे आप ये ब्रैकेट लगाएंगे और इस ब्रैकेट में आप लोग पैरामीटर्स को अपने नोट डाउन कर देंगे, जो भी आप पैरामीटर्स यहाँ पे लिखने वाले हैं। उसके बाद आप लोग सेमीकोलन लगाएंगे। सेमीकोलन लगाने के बाद फंक्शन की बॉडी यानी बॉडी ऑफ द फंक्शन हमारी स्टार्ट हो जाएगी और इसमें आप सारी की सारी चीज़ें लिखेंगे, वो चीज़ लिखेंगे जिस हिसाब से आपको फंक्शन बनाना है, जो कि फंक्शन के रोल को, फंक्शन के वर्क को डिफाइन करेगा। फिर आप रिटर्न स्टेटमेंट दे देंगे। रिटर्न वाली चीज़ मैं अभी आपको प्रोग्रामिंग की मदद से बढ़िया तरीके से समझाऊंगा, आप एक ही बार में समझ जाएंगे कि व्हाट इज द यूज ऑफ रिटर्न। above shown in a function definition that consists of the following component। कौन कौन से इसके कंपोनेंट अभी हमने देखे। सबसे पहला है DEF डेफ। डेफ क्या है बच्चों? एक कीवर्ड है। कीवर्ड क्या है? जो रिजर्व वर्ड होते हैं। तो कीवर्ड डेफ दैट मार्क्स द स्टार्ट ऑफ द फंक्शन हेडर। डेफ से ही जो इसका इंटरप्रेटर है वो समझ जाता है कि यहाँ से हमारी फंक्शन की डेफिनेशन
स्टार्ट हुई है, या फिर हम लोग समझ जाते हैं डेफ ही कीवर्ड से कि साहब ये इनका फंक्शन है, ये डेफ जो है वो फंक्शन को डिफाइन कर रहा है। तो डेफ का मतलब आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगला है फंक्शन का नाम, फंक्शन नेम। फंक्शन नेम जिस तरीके से हमारा नाम होता है, जिस तरीके से वेरिएबल्स का नाम हो सकता है, उसी तरीके से फंक्शन का नाम होता है। फंक्शन का नाम भी आप कुछ भी रख सकते हैं, जैसे आप वेरिएबल का नाम रखते थे ABCD सम, और आपके जो भी आप रखना चाहते थे उसी तरीके से आपको फंक्शन का भी नाम रखना पड़ेगा, वो आप फंक्शन नेम में देंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है अ फंक्शन नेम टू यूनिकली आइडेंटिफाई द फंक्शन। बच्चों फंक्शन का नाम भी यूनिक होना चाहिए, यूनिकली आइडेंटिफाइड। ये सारे के सारे जो भी आप फंक्शन का नाम लिखोगे वो आपके उसी सेम रूल्स के हिसाब से लिखना चाहिए जो आपको हमने आइडेंटिफायर में पढ़ाए थे। कौन कौन से रूल्स? नंबर 1 रूल्स कि फंक्शन का नाम जो है वो कीवर्ड के नाम से मैच नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, फंक्शन के नाम में आपको स्पेस नहीं देना है। अगर आप स्पेस देना चाहते हैं तो आप केवल और केवल उसमें अंडरस्कोर यूज कर सकते हैं, और फंक्शन का नाम किसी डिजिट से शुरू नहीं होना चाहिए। ये सारे के सारे मैंने आपको आइडेंटिफायर रूल्स में पढ़ाए थे। सेम उन्हीं आइडेंटिफायर रूल्स के हिसाब से आपको अपने फंक्शन का नाम सिलेक्ट करना है या फंक्शन का नाम लिखना है। आई थिंक आपको ये वाली लाइन समझ में आ गई होगी। अब नेक्स्ट है आपका पैरामीटर्स। पैरामीटर्स यानी आर्ग्यूमेंट्स। आर्ग्यूमेंट्स आप पास करेंगे। हालांकि अभी आपको ये आर्ग्यूमेंट वाली चीज़ समझ में नहीं आएगी। अभी कुछ देर बाद मैं आपको एक प्रोग्राम बताऊंगा, एक प्रोग्राम बनाऊंगा, और उस प्रोग्राम की मदद से आप पूरे फंक्शंस को समझ पाएंगे अच्छी तरीके से। तो डेफ यानी कीवर्ड, उसके बाद आपको फंक्शन का नाम लिखना है। फंक्शन का नाम आप रूल्स के हिसाब से बनाएंगे, आइडेंटिफाई रूल्स के हिसाब से बनाएंगे। अगर आपको कोई भी पैरामीटर्स पास करने हैं तो यहाँ पर उन पैरामीटर की लिस्ट लगाएंगे। उसके बाद कोलन, कोलन नेक्स्ट है आपका कोलन, कोलन टू मार्क द एंड ऑफ द फंक्शन हेडर, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक ये आपका क्या है, फंक्शन का हेडर है। फंक्शन का हेडर डेफ से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद फंक्शन का नाम लिखेंगे, फिर पैरामीटर्स, और फिर आप कोलन लगाएंगे। ठीक है, कोलन जो आपको बताएगा कि यहाँ पे फंक्शन का हेडर बंद हुआ है। फिर नीचे से आपकी फंक्शन ऑफ द बॉडी शुरू हो जाएगी। जैसे ही आप कोलन लगाकर एंटर करेंगे फिर इंडेंट शुरू हो जाएगा। आपको इंडेंट का भी बहुत विशेष ध्यान रखना है। फिर बॉडी ऑफ द फंक्शन, यानी फंक्शन की बॉडी आप क्या काम करेंगे, लिखेंगे। फंक्शन की बॉडी है क्या एक्चुअल में, डिस्क्राइब व्हाट द फंक्शन डज। फंक्शन की बॉडी बताएगी कि आखिर फंक्शन का काम क्या है। उसके बाद एक ऑप्शनल है रिटर्न स्टेटमेंट, जो कि वैल्यू को रिटर्न करेगा। ये रिटर्न वाली चीज़ जो है मैं अभी आपको प्रोग्रामिंग की मदद से बताने वाला हूँ। इसी लैपटॉप में मैं आपको एक प्रोग्राम बनाकर दिखाऊंगा। सबसे पहले मैं आपको सिंपल प्रोग्राम बनाकर दिखाऊंगा, उसके बाद आपको मैं उसी प्रोग्राम को फंक्शंस के माध्यम से बनाकर दिखाऊंगा ताकि आप उसको अच्छी तरीके से समझ पाएँ। तो अभी ये चीज़ हमने पढ़ी फंक्शन की डेफिनेशन। अभी ऊपर मैंने आपको बताया था कि फंक्शंस को पढ़ने से के लिए हमें 2 चीज़ों पर विशेष ध्यान रखना है। कौन कौन सी चीज़, फंक्शन डेफिनेशन और फंक्शन कॉलिंग। फंक्शन डेफिनेशन के बारे में मैंने आपको बताया था कि फंक्शन को डिफाइन सबसे ऊपर करा जाता है, सबसे टॉप पे करा जाता है। और कैसे डिफाइन करा जाता है, फंक्शन को डिफाइन करने के लिए DEF कीवर्ड, फिर फंक्शन का नाम लिखेंगे, फिर पैरामीटर्स पास करेंगे। ये पैरामीटर्स पास करना ऑप्शनल है। अगर आप पैरामीटर को पास नहीं करना चाहते हो तो पैरामीटर को पास मत करिए, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप पैरामीटर को पास करना चाहते हो तो आप पैरामीटर को पास कर सकते हैं। ये सब अभी मैं आपको आगे एक प्रोग्राम बनाने वाला हूँ, उस प्रोग्राम में आपको बहुत अच्छी तरीके से समझाऊंगा और आप उस प्रोग्राम को देखकर बड़े आराम से समझ पाएंगे। फिर नीचे है फंक्शन की बॉडी ऑफ द फंक्शन, जिससे आप पूरे फंक्शन को डिफाइन करोगे। तो ये पूरा का पूरा जो था ये फंक्शन डेफिनेशन का पार्ट था। आई होप आपको पूरा फंक्शन डेफिनेशन समझ में आ गया होगा। और लास्ट है आपका फंक्शन कॉलिंग, यानी फंक्शन को आप कॉल कैसे करते हो।
फंक्शन को कॉल करने के लिए आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आपको फंक्शन का नाम लिखना है। ये वो फंक्शन का नाम है जो आपने डेफ जब आप फंक्शन को डिफाइन करा था तो उसमें आपने फंक्शन का नाम लिया था। मान के चलिए अगर आपने ऊपर फंक्शन का नाम रवि लिया है, कोई भी फंक्शन का नाम आपने रवि लिया है, तो यहाँ पर भी आपको कॉलिंग करते टाइम यहाँ पर रवि ही लिखना है और फिर ब्रैकेट लगाना है। उसके बाद यहाँ पर भी पैरामीटर्स लिखने हैं, जो पैरामीटर्स आप पास कराना चाहते हैं। तो अभी आपको ये पैरामीटर्स वाली बात समझ में नहीं आई होगी, आई नो, लेकिन अभी मैं जब आपको प्रोग्राम बनाऊंगा तो आपको बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगा। तो चलिए फिर हम लोग प्रोग्रामिंग सेक्शन की तरफ चलते हैं। प्रोग्रामिंग सेक्शन में हम लोग प्रोग्राम्स बनाना शुरू करते हैं। इसका फंक्शन से प्रोग्राम कैसे बनाते हैं ये सीखते हैं, लेकिन उससे पहले एक बार ऊपर से लेकर नीचे तक ओवरव्यू कर लेते हैं कि आज हमने फंक्शन में क्या क्या पढ़ा। फंक्शन में सबसे पहले हमने फंक्शन की डेफिनेशन पढ़ी। फंक्शन की डेफिनेशन पढ़ने में हमें ये समझ में आया कि फंक्शंस कुछ नहीं, एक तरीके से पूरे प्रोग्राम को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर देना ही फंक्शंस है। और जो छोटे छोटे प्रोग्राम्स में हम जो छोटे छोटे सब प्रोग्राम में हम जो उसको कन्वर्ट कर देते हैं वो एक निश्चित फंक्शन है, और वो फंक्शन अपना कोई एक निश्चित काम करेगा जिस काम के लिए उसे बनाया गया है। आगे हम लोग बात करते हैं। तो ये आपका फंक्शन हो गया, इसीलिए इसमें हमने लिखा है अ फंक्शन इज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्टेटमेंट दैट परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। जो एक टास्क को कंप्लीट करे वही एक फंक्शन है। सिग्निफिकेंस ऑफ फंक्शन में पढ़ा, इससे प्रोग्राम हमारा इजी हो जाता है, इसको बार बार हम रीयूजेबल कर सकते हैं और इससे हम लोग आराम से आसानी से एरर फाइंड आउट कर सकते हैं। फंक्शंस के टाइप में पढ़ा था कि फंक्शंस दो प्रकार के होते हैं। एक आपका बुल्ट इन फंक्शन जो हम लोग क्लास 11th में मोस्टली यूज़ कर रहे हैं, जो पाइथन ने हमें बने बनाए फंक्शंस ऑलरेडी दे दिए हैं, उनको जस्ट हमें यूज़ करना है, वो हमारे बुल्ट इन फंक्शन हो गए। यूज़र डिफाइंड फंक्शन दूसरा टाइप है फंक्शन के प्रकार का। ये यूज़र डिफाइंड फंक्शन वो फंक्शन है जिनको हम लोग खुद इस चैप्टर में सीख करके बनाने वाले हैं। तो फंक्शन को डिफाइन करने के लिए यानी फंक्शंस पे काम करने के लिए हमको दो चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है, फंक्शन की डेफिनेशन और फंक्शन की कॉलिंग, जिसको मैंने अभी धीरे से आराम से बढ़िया तरीके से आपको डिस्क्राइब कर दिया। तो चलिए अब हम लोग प्रोग्रामिंग सेक्शन में चलते हैं और एक प्रोग्राम बनाकर देखते हैं जो कि आपका फंक्शन से रिलेटेड है। तो लीजिए हमने एक प्रोग्राम बनाया और अब हम लोग इस प्रोग्राम की मदद से फंक्शंस के बारे में सीखते हैं। मैंने अपना सिस्टम पे पाइथन का सॉफ्टवेयर खोल लिया। अब मैंने एक छोटा सा प्रोग्राम बनाया जो कि बिना फंक्शन के है। ये क्लास 11th में आप लोगों ने ढंग से सीखा होगा। बेटा हमने a = 5 यानी a नाम के वेरिएबल में हमने 5 लिया, b नाम के वेरिएबल में हमने 10 लिया यानी a की वैल्यू 5 और v की वैल्यू 10। ये हमने दो वेरिएबल लिए। तीसरा वेरिएबल हमने एक टोटल के नाम से लिया। टोटल नाम के वेरिएबल में हमने क्या काम करा, a + v को ऐड कर दिया। a + v को ऐड करके हमने सारा किस में भेज दिया, टोटल नाम के वेरिएबल में भेज दिया, असाइन कर दिया। यानी अब टोटल में a और v इन दोनों की वैल्यू का एडिशन आ गया। नीचे हमने एक प्रिंट का स्टेटमेंट दिया। प्रिंट के स्टेटमेंट में हमने लिखा दिस प्रोग्राम एट द वैल्यूज ऑफ a एंड v, यानी ये जो प्रोग्राम है ये a और v की वैल्यू को ऐड करेगा। उसके बाद हमने एक प्रिंट का स्टेटमेंट दूसरा दिया, सम ऑफ a एंड v इक्वल्स टू ब्रैकेट देन टोटल, यानी अब इससे जो a और b का जो टोटल था, जो सम था, वो हमने टोटल में प्रिंट करा दिया। इसको हम रन करा के देखते हैं। यहाँ पे रन पे क्लिक करा, रन मॉड्यूल पे क्लिक करा। अब हमारे सामने ये आ गया इसका आउटपुट में आ गया दिस प्रोग्राम एट द वैल्यू ऑफ a एंड v और सम ऑफ a एंड v इक्वल्स टू 15, क्योंकि a में हमने 5 लिया था और v में हमने 10 लिया था। ये प्रोग्राम आपका सिंपल प्रोग्राम है जो कि आपने क्लास 11th में सीखा। अब हम इसी प्रोग्राम को अगर फंक्शन के द्वारा करना चाहें तो हम कैसे करें, देखिए ये मैंने नीचे आपको बनाकर रख रखा है ताकि हम लोगों का टाइम जो है वो कम वेस्ट हो
देखिए ये रहा। अब इसी प्रोग्राम को मैंने कन्वर्ट करा है फंक्शन में। कैसे? सबसे पहले अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था कि फंक्शन पर काम करने के लिए हमें दो चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है। एक तो फंक्शन की डेफिनेशन और फंक्शन की कॉलिंग। मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था कि फंक्शन के पे काम करने के लिए फंक्शन की डेफिनेशन को समझना बहुत ज़रूरी है और फंक्शन की कॉलिंग को समझना बहुत ज़रूरी है। फंक्शन की डेफिनेशन हम लोगों ने कैसे दी? फंक्शन की डेफिनेशन को देने के लिए सबसे पहले हमें DEF कीवर्ड का यूज़ करना है। उसके बाद हमने क्या करना है? हमें फंक्शन का नाम लिखना है और उसके बाद बंद कर देना है। देखिए फंक्शन की डेफिनेशन का सिंटेक्स क्या है? सबसे पहले DEF हमने लिखा DEF, उसके बाद आगे क्या है? आगे है फंक्शन का नाम। हमने फिर यहाँ पे फंक्शन का नाम लिखा है TOT। हमने TOT नाम से हमने फंक्शन को बनाया है। और उसके बाद यहाँ पर एक ब्रैकेट है, ब्रैकेट में लिखिए पैरामीटर्स। तो बेटा अभी ये पैरामीटर्स ऑप्शनल होते हैं, मैंने आपको बताया। अभी मैं आपको बिना पैरामीटर्स के प्रोग्राम बनाकर दिखा रहा हूँ। अभी फिर अगला प्रोग्राम हम लोग पैरामीटर्स की ही मदद से बनाने वाले हैं। तो अभी सिखाने के लिए सबसे पहले मैंने बहुत छोटा प्रोग्राम लिया है। अब यहाँ पर हमने क्या काम करा? पैरामीटर्स नहीं लिए हैं तो ब्रैकेट को हमने खाली छोड़ा है और यहाँ पर हमने कोलन लगा दिया है। ये हमारा पूरा फंक्शन का हेडर हो गया यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, अब मैं ऊपर वाले को एज अ कमेंट बना देता हूँ, ठीक, और नीचे वाले को मैं हटा दे रहा हूँ कमेंट से। ये मैंने अब नीचे वाले को हटा दिया है। अब ऊपर हमने क्या काम करा? जब इतनी लाइन लिख गई फिर नीचे से बॉडी ऑफ द फंक्शन स्टार्ट हो जाती है, यानी फंक्शन की बॉडी। फंक्शन की बॉडी में हम वो सारी चीज़ें लिखते हैं जो फंक्शन को करनी होती हैं। एक्चुअल में फंक्शन को करना क्या है? तो फंक्शन को a=5, क्या लिखा हमने? a=5। हमें a और v की यही तो वैल्यू ऐड करानी है, तो हमने a=5 लिख दिया, b=10 लिख दिया। ये बॉडी ऑफ द फंक्शन है और बॉडी में ही हमने क्या काम करा? a और b को टोटल कर दिया और फंक्शन के ही अंदर हमने इसको प्रिंट कर दिया। फंक्शन के ही अंदर हमने इसको प्रिंट कर दिया। किसको? TOTAL को, टोटल को, क्योंकि टोटल में ही हमारा a + b है। और दोस्तों ध्यान रखो, ये जो TOT हमने जो नाम लिया है ये हमने आइडेंटिफायर के ही हिसाब से नाम सेलेक्ट करा है, यानी जो आइडेंटिफायर्स के रूल्स होते हैं उन्हीं रूल्स के हिसाब से हमने ये लिया है। उसके बाद यहाँ पर देखो ये सब जो आ रहा है ये इंडेंट के हिसाब से आ रहा है। अब यहाँ पर हमारी पूरी फंक्शन जो है, यहाँ पर फंक्शन ख़त्म हो गया, इसलिए हम इंडेंट से बाहर आ गए और हमने अगली लाइन यहाँ पे लिख दी, प्रिंट दिस प्रोग्राम एट द वैल्यूज ऑफ a एंड b। यानी जब हम इससे बाहर आ गए तो इसका मतलब अब हम लोग मेन में आ गए, यानी वॉइड मेन में आ गए, यानी मेन फंक्शन में आ गए। और ये वाली लाइन लिखने के बाद हमने TOT को कॉल कर दिया। बच्चों ये जो है फंक्शन कॉलिंग है। ये इतना हिस्सा हमारी फंक्शन की डेफिनेशन है और फंक्शन को डिफाइन करने के बाद जब हमें फंक्शन की ज़रूरत हुई तब हमने फंक्शन को कॉल करा और ये फंक्शन की कॉलिंग है। फंक्शन की कॉलिंग में भी हमने आपको बताया था कि केवल आपको फंक्शन का नाम लिखना है, वो फंक्शन का नाम लिखना है जो आपने फंक्शन को डिफाइन करते समय लिया था, और उसके बाद पैरामीटर्स, जो आपके पैरामीटर्स हैं वो आपको पैरामीटर्स लेने हैं। यहाँ पर जो हमारे पैरामीटर्स तो हमने कोई नहीं लिया, इसलिए यहाँ भी हमने खाली छोड़ दिया। फंक्शन का नाम TOT था इसलिए हमने यहाँ पे TOT लिखा, फंक्शन और कोई भी पैरामीटर्स नहीं थे इसलिए ब्लैंक करा, और हमारा प्रोग्राम हो गया। हम इसको सेव कर देते हैं। सेव करने के बाद हमने इसको रन करा। बच्चों ये हमारा जो है ये कमेंट बन गया, यानी ये इंटरप्रेटर रीड नहीं करेगा। रन पे गए और रन मॉड्यूल करा और ये हमारा प्रोग्राम का आउटपुट आ गया जो कि एक फंक्शंस के द्वारा कंप्लीट हुआ है। तो यहाँ पर फंक्शन में सबसे पहले उसने वो वाली लाइन एग्जीक्यूट करी, दिस प्रोग्राम एट द वैल्यू ऑफ a एंड b, जो हमने मेन में लिखा था। उसके बाद नीचे जब हमने फंक्शन कॉलिंग करा, सम ऑफ a एंड b = 15, यानी जो ये वाली चीज़ है ये फंक्शन से उठकर आई है। अब मैं आपको ये बता दूं, अगर मैं इसकी कॉलिंग ना करूं, देखो अब मैंने यहाँ से हटा दिया, यहाँ से ये वाली चीज़ हटा दी, मैंने इसकी कॉलिंग नहीं करी। अब मैं इसको सेव करने के बाद
यहाँ से सेव करने के बाद इसको रन करता हूँ, तो जब रन करा तो केवल यही लाइन आई, दिस प्रोग्राम एट द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, बाकी का कोई भी आउटपुट नहीं आया। ऐसा इसलिए क्योंकि हमने फंक्शन को कॉल ही नहीं करा, हमने फंक्शन को जस्ट डिफाइन कर दिया लेकिन फंक्शन की कॉलिंग हमने नहीं करी। अब हम फंक्शन को डिफाइन कर देते हैं TOT करने के बाद इसको सेव कर दिया। अब हम इसमें रन पे गए और फिर रन मॉड्यूल पे गए। रन मॉड्यूल पे जब हमने डिफाइन करा तब ये आ गया आपका। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे मैं आपको ये बताऊंगा कि ये अगर हम फंक्शन को डिफाइन करते हैं तो प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन कैसे होता है, प्रोग्राम हमारा एग्जीक्यूट कैसे करेगा। ठीक है, लेकिन उससे पहले मैं आपको अब थोड़ा सा पैरामीटर्स के भी बारे में बता दूं। ठीक है, अब मैं यहाँ पे इसी प्रोग्राम में थोड़ा सा एडिट कर देता हूँ। यहाँ पे इसको अब मैं कमेंट बना देता हूँ, इसको भी मैं कमेंट बना देता हूँ। ठीक, अब मान के चलिए इस वाले प्रोग्राम में आपने ए और बी की वैल्यू खुद ली थी। अब आप ये चाहते हैं रन टाइम पर यूज़र खुद ही वैल्यू ले ए और बी की, तब आप इसमें क्या चेंजेस करेंगे? तब आप इस प्रोग्राम में चेंजेस करेंगे a इक्वल टू INT इंट ब्रैकेट में आप INPUT इनपुट ब्रैकेट लगाएंगे और आप लिखते हैं एंटर द वैल्यू ऑफ a इक्वल टू, दो ब्रैकेट लगाएंगे। इसी तरीके से b में इंट ब्रैकेट INPUT इनपुट फिर ब्रैकेट, फिर ये आप यहाँ पे लिखेंगे एंटर द वैल्यू ऑफ b इक्वल टू, फिर यहाँ आप बंद कर देंगे और फिर ए और v की वैल्यू जो है वो सब आ जाएगी। a की वैल्यू a में आ जाएगी, v की वैल्यू b में आ जाएगी, उसके बाद टोटल करेंगे। अब ज़रा हम पहले, अब हमने नीचे इस वाले को हमने ना कमेंट में बना दिए, इसको मैं नीचे कर देता हूँ। अब आप इसको रन कराइए, फाइल पे क्लिक करा, सेव पे क्लिक करा, सेव पे क्लिक करने के बाद रन पे क्लिक करा, रन मॉड्यूल पे क्लिक करा। अब उसने कहा एंटर द वैल्यू ऑफ a, मैंने लिखा 12, फिर एंटर प्रेस कर दिया। अब वो कह रहा है एंटर द वैल्यू ऑफ b, मैंने यहाँ पे लिख दिया 14, फिर एंटर कर दिया। अब यहाँ पर आ गई दिस प्रोग्राम एट द वैल्यू ऑफ a एंड v, यानी सम ऑफ a एंड v इक्वल्स टू 26। अब अगर मान के चलिए हम इसी प्रोग्राम को हम किसके द्वारा करना चाहें, इसी प्रोग्राम को अगर हम लोग फंक्शंस के द्वारा करना चाहें तो हम कैसे करेंगे ये हम आपको बताते हैं। यहाँ पर इसको बंद कर देते हैं। अब हम इस चीज़ को कमेंट में डाल देते हैं ताकि आप इन सब चीज़ों को सीखते जाएं। और नीचे वाले जो पोर्शन है इसको हम लेकर आ जाते हैं ऊपर, यहाँ पे ये कमेंट में डालने से आप लोगों को पता है ना, इंटरप्रेटर रीड नहीं करता। अब हम यहाँ पे काम करते हैं। यहाँ पर मान के चलिए इसमें हमने दो पैरामीटर ले लिए a, b। कितने पैरामीटर ले लिए? दो पैरामीटर ले लिए a, b। यहाँ से बच्चों अब हम a और b को हटाएंगे। पैरामीटर लेने का मतलब ये रहा कि इसकी जो वैल्यू है, अब जो a और b की जो वैल्यू है ये आपके मेन फंक्शन से उठ कर आएंगी। ठीक है, अब हम यहाँ पर दिस प्रोग्राम एट द वैल्यू ऑफ a एंड b, यहाँ पर बच्चों अब हम a और v की वैल्यू इनपुट कराते हैं। तो ऊपर से मैं कॉपी को कोड कर देता हूँ, कोड को कॉपी कर दिया। अब यहाँ से मेन फंक्शन में हमारे a और v की वैल्यू आएंगी। प्रिंट दिस प्रोग्राम एट द वैल्यू ऑफ a एंड b, a में हम वैल्यू को इनपुट करेंगे, b में हम वैल्यू को इनपुट करेंगे। अब हम प्रोग्राम की कॉलिंग के दौरान यहाँ पर उन वैल्यू को पास करेंगे a, b को। अब यहाँ पर क्या होगा बच्चों, यहाँ पर जैसे ही हम a, v को पास करेंगे, a, v की वैल्यू को पास करेंगे, a वाली वैल्यू a में जाएगी, v वाली वैल्यू v में जाएगी।
ठीक है, ए वाली वैल्यू ए में जाएगी, बी वाली वैल्यू वी में जाएगी। ये इसको कहते हैं पैरीमीटर्स पास करना। अगर आपने यहाँ ऊपर 2 पैरीमीटर लिए हैं तो नीचे भी आपको 2 ही लेने हैं। ठीक, तो ए वाली वैल्यू ए में जाएगी, बी वाली वैल्यू वी में जाएगी। अब ऊपर वाले कोड को हमने क्या कर दिया, ऐसा कमेंट कर दिया। अब हम इसको रन कराते हैं। यहाँ पर रन पे क्लिक करा, रन मॉड्यूल पे क्लिक करा, तो देखो सबसे पहले यही आया, दिस प्रोग्राम एट द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। अब यहाँ पर हमने ए की वैल्यू डाली, मान के चलिए 5, बी की वैल्यू डाली हमने यहाँ पे 6 और फिर आ गया 11। अब देखो यहाँ पे फंक्शंस के द्वारा हमने काम करा तो कैसे हुआ एग्जीक्यूशन, फंक्शन के द्वारा हमने काम करा। तो बेटा सबसे पहले हमारा जो एक तरीके से जो इंटरप्रेटर है उसने सबसे पहले DEF रीड करा। DEF रीड करने के बाद वो समझ गया कि ये किसी भी फंक्शन की डेफिनेशन है। फिर वो नीचे आ गया, नीचे आने के बाद प्रिंट दिस प्रोग्राम एट द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। उसके बाद ए और वी की वैल्यू उसने इनपुट ली और ए और वी की वैल्यू इनपुट लेने के बाद हमने फंक्शन को कॉल करा। फंक्शन का कॉल TOT नाम से हम ऑलरेडी फंक्शन बना चुके हैं, तो TOT नाम का फंक्शन हमने यहाँ बनाया। उसके बाद यहाँ पर हमने क्या काम करा, जो हमने वैल्यू इनपुट कराई थी ए की और वी की, वो हमने यहाँ पे डाल दी। अब क्या हुआ, ए और बी की वैल्यू हमारी कहाँ पहुँच गई, इस फंक्शन में पहुँच गई। फंक्शन में जैसे ही हम इसकी कॉलिंग करेंगे, कॉलिंग करने के बाद ये कहाँ पहुँच गई, फंक्शन में पहुँच गई। और फंक्शन में पहुँचने के बाद यहाँ पर ए की वैल्यू यहाँ से उठी, बी की वैल्यू यहाँ से उठी, उसके बाद टोटल करके यहाँ पे प्रिंट कर दिया। आई होप आपको ये पूरा प्रोग्राम समझ में आया होगा। अब हम आपको रिटर्न के बारे में और बताते हैं कि आखिर हम रिटर्न क्यों लगाते हैं। ठीक है, अब हम बताएंगे आपको रिटर्न हम क्यों लगाते हैं, रिटर्न लगाने का क्या मतलब है। यहाँ पर अगर आप प्रिंट दे रहे हैं तो आपको रिटर्न लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डायरेक्ट आप यहाँ से प्रिंट दे रहे हैं। लेकिन जैसे मान के चलिए, अच्छा हाँ, इन सब चीज़ों को बताने से पहले मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, आप यहाँ पर कुछ और भी चेंजेस कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ m, n लेना है तो यहाँ पर आप m और n करेंगे, यानी आप इसके ये वाले पैरीमीटर और ये वाले पैरीमीटर अगर आप अलग अलग करना चाहें तो आप अलग अलग नाम से भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर आपने m और n ले लिया तो आपको, यानी अब जो a वाली वैल्यू है वो m में जाएगी और जो v वाली वैल्यू है वो n में जाएगी। लेकिन बच्चों ध्यान रहे, जो वैल्यू इनपुट कराई है a और b में, तो यहाँ पर पास कराते टाइम आपको a और b ही लिखना है। ठीक है, अब मैं आपको रन करा के दिखा देता हूँ, ये भी आपको सेम ही आउटपुट देगी। जैसे मान के चलिए यहाँ पे मैंने लिखा 6 और यहाँ पे लिखा 5, अगला होगा 11। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको रिटर्न वाली बात, चलिए मैं अब आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा रिटर्न वाली बात। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। अगर आपको बढ़िया तरीके से समझ में आया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कर दें, क्योंकि धीरे धीरे मैं पूरे पाइथन को समाहित करूंगा, पूरे पाइथन के एक एक टॉपिक को आपको पढ़ाने वाला हूं। थैंक यू। अब हम पढ़ने वाले हैं कि फंक्शन में, यानी जो पाइथन में फंक्शन काम कैसे करता है, कैसे इसका फ्लो होता है। तो देखिए यहाँ पर एक सिंटेक्स के माध्यम से मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है। DEF, उसके बाद फंक्शन का नाम और उसके बाद मैंने ब्रैकेट फिर कोलन। इसका मतलब ये है कि ये फंक्शन का हेडर है। यहाँ से हमने फंक्शन को डिफाइन करना शुरू कर दिया है। नीचे यहाँ पर फंक्शन नेम और फिर यहाँ पे कोलन नहीं आएगा, ये बाई मिस्टेक हो गया है मुझसे। ये फंक्शन की कॉलिंग है। अब देखो प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन कैसे होता है। प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन होता है, सबसे पहले फंक्शन की कॉलिंग जैसे ही हुई, जैसे ही उसने फंक्शन का नाम देखा नीचे कॉलिंग में, वो तुरंत एग्जीक्यूशन कहाँ कर देता है, ऊपर कर देता है, डिफाइन फंक्शन में। इस तरीके से हमारा फंक्शन जो है पाइथन में एग्जीक्यूट होता है। इसको बढ़िया तरीके से समझाने के लिए मैंने नीचे एक एग्जाम्पल लिया है, जो अभी हम लोगों ने प्रोग्राम करा था। उसी प्रोग्राम की मदद से मैं आप लोगों को बताता हूँ कि कैसे हमारा जो प्रोग्राम है वो एग्जीक्यूट होता है।
तो अभी हमने DEF TOT नाम का एक फंक्शन यानी TOT नाम का एक फंक्शन बनाया था, MN उसमें एक पैरामीटर्स लिए थे। ये हमारा पूरा वही प्रोग्राम है जो अभी हम लोगों ने कुछ देर पहले प्रोग्राम बनाया था। ये जो 1 2 3 है ये लाइन नंबर है। तो पाइथन में हमारा जो फंक्शन है वो इंटरप्रेटर के द्वारा कैसे कैसे एग्जीक्यूट होता है, इसमें हम लोग वो चीज समझेंगे। सबसे पहले जैसे ही प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन होगा तो पाइथन का जो इंटरप्रेटर है वो लाइन नंबर 1 को रीड करेगा। किसको रीड करेगा? लाइन नंबर 1 को रीड करेगा। वो देखेगा कि यहाँ पर डेफिनेशन दी हुई है फंक्शन की। उसके बाद जैसे ही वो पहली लाइन को एग्जीक्यूट करा, डेफिनेशन उसने पढ़ ली, उसके बाद वो आ जाएगा मेन में। सब कहाँ आएगा? वो आएगा मेन में। बाकी वो अंदर नहीं घुसेगा इंटरप्रेटर, वो जस्ट चेक कर लेगा कि पहली लाइन में डेफिनेशन है, उसके बाद वो मेन को सर्च करने शुरू कर देगा। अगर एक से ज़्यादा फंक्शन है तो फिर वो दूसरे वाले फंक्शन की डेफिनेशन पर जाएगा। एंड में वो सबसे पहले कहाँ पहुंचेगा? मेन पर पहुंचेगा। मेन है लाइन नंबर 4 पर हमारा शुरू हुआ। तो यहां पर दे रखा है प्रिंट दिस प्रोग्राम एट द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। जैसे ही वो इसको एग्जीक्यूट करेगा, हमारे आउटपुट वाली लाइन पर ये वाली लाइन यहां से प्रिंट हो जाएगी। लाइन नंबर 4 एग्जीक्यूट हुई। लाइन नंबर 4 के बाद वो नेक्स्ट लाइन, क्योंकि जो एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम है वो टॉप टू बॉटम होता है, फिर लाइन नंबर 5 पर वो एग्जीक्यूट करेगा। 5 पर एग्जीक्यूट करने के बाद वो इनपुट लेगा, 5 वाली से वो इनपुट लेगा, यानी ए में वो वैल्यू इनपुट कराएगा। उसके बाद अगली लाइन वो 6 पर पहुंचेगा। 6 पर पहुंचने के बाद वो वी में वैल्यू को इनपुट करेगा। जब वैल्यू वी में इनपुट हो जाएगी फिर वो नेक्स्ट लाइन पर एग्जीक्यूट करेगा। नेक्स्ट लाइन हमारी लाइन नंबर 7 है। लाइन नंबर 7 पर वो जैसे ही पहुंचेगा वहां पर फंक्शन कॉलिंग उसको दिखाई दे जाएगी। लाइन नंबर 7 को एग्जीक्यूट करने के बाद वो ए और वी की वैल्यू को लेकर के डायरेक्ट लाइन नंबर 1 पर पहुंच जाएगा, क्योंकि यहाँ पे फंक्शन की कॉलिंग हुई है। और जैसे ही फंक्शन की कॉलिंग होती है तुरंत उठकर एग्जीक्यूशन कहाँ पहुंच जाता है? फंक्शन की डेफिनेशन पे पहुंच जाता है। अब यहाँ से फंक्शन की डेफिनेशन पर हमारा एग्जीक्यूशन पहुंच गया। अब जैसे ही लाइन नंबर 7 पर आया, वहां से लाइन नंबर 7 से वो क्या हुआ? वो मूव कर गया लाइन नंबर 1 पर। लाइन नंबर 1 पर मूव करने के बाद वो अपने साथ ए और वी की वैल्यू को साथ में लेकर आया है। ए और वी की वैल्यू जो वहां पर थी, ए और वी की वैल्यू को साथ में लेकर आया है। लाइन नंबर 1 पर पहुंच गया है। लाइन नंबर 1 पर पहुंचने के बाद उसने ए की वैल्यू एम में डाली है और v की वैल्यू उसने n में डाली है। लाइन नंबर 1 पर a और v की वैल्यू m और n में डालने के बाद वो लाइन नंबर 2 पर पहुंचेगा। लाइन नंबर 2 पर जब वो पहुंचा तो उसने क्या काम करा? उसने m वाली वैल्यू और n वाली वैल्यू, यानी a वाली वैल्यू जो कि m में है, b वाली वैल्यू जो कि n में है, m और n की वैल्यू को उसने ऐड करके कहाँ भेज दिया? टोटल में भेज दिया। लाइन नंबर 2 से टोटल में m और n की वैल्यू ऐड होकर टोटल में आ गई। अगली लाइन नंबर 3 यानी प्रिंट वाली, अगली लाइन में वो लाइन नंबर 3 को एग्जीक्यूट करेगा। तो दोस्तों ये था हमारा एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम या फिर फ्लो और कंट्रोल ऑफ द प्रोग्राम विद फंक्शन। अब हम लोग बात करेंगे कि आखिर रिटर्न का क्या कॉन्सेप्ट है। अब हम लोग किसके बारे में बात करेंगे कि रिटर्न का क्या कॉन्सेप्ट है। रिटर्न का कॉन्सेप्ट मैं आपको प्रोग्रामिंग के माध्यम से समझाता हूँ। प्रोग्रामिंग में पहुंच गए। अब मैं आपके लिए ये वाली लाइन हटा देता हूँ, ये वाला प्रोग्राम हटा देता हूँ। अभी मैंने एक छोटा सा प्रोग्राम बनाया था आपके सामने। अब रिटर्न वाले कॉन्सेप्ट के बारे में बात करते हैं। रिटर्न वाला कॉन्सेप्ट ये है, यहाँ पर रिटर्न आप कब लगाएंगे? जब इस वाले फंक्शन के आगे आप कोई वेरिएबल दे देंगे। मान के चलिए हमने एक z नाम का वेरिएबल ले लिया, z नाम के वेरिएबल के आगे इक्वल टू लगा दिया। देखिए अभी तक हमने कोई भी यहाँ पर ना तो हमने रिटर्न लगाया है, अभी मैं पहले ही आपको ऐसे ही प्रोग्राम एग्जीक्यूट करके दिखा रहा हूँ। रन पे गए, रन मॉड्यूल करा, तुरंत यहाँ पे एंटर द वैल्यू ऑफ a मैंने डाला 8, एंटर द वैल्यू ऑफ b मैंने डाला 7, आउटपुट आ गया इसका 15। अब मैं आपको इसी प्रोग्राम को मैं रिटर्न के ही माध्यम से करके दिखाऊंगा। रिटर्न के लिए अगर मान के चलिए यहां पर आपने जो अभी सिंपल विदाउट वेरिएबल के कॉलिंग करी, अगर आपने यहां पर z इक्वल टू
TOTAB इस तरीके से अगर आपने फंक्शन की कॉलिंग करी, यानी आपको यहाँ आपने एक वेरिएबल के आगे इक्वल टू लगा दिया, फिर आपको रिटर्न करने की ज़रूरत है, फिर आपको ये सब नहीं लिखना है। अब आप जो आपका रिजल्ट आया है वो रिजल्ट है आपका टोटल में। अब यहाँ पर आप लिखेंगे RETURN रिटर्न TOTAL, यानी जो टोटल में आया है आपका ये, अब आपको इसको रिटर्न करना है, यानी जो मेन है उसको आपने रिटर्न कर दिया टोटल में, ठीक है, रिटर्न टोटल। अब ये जैसे ही यहाँ पर रिजल्ट आएगा तो ये जो टोटल की वैल्यू जो रिटर्न किस में होगी, ये होगी z में। अब मान के चलिए फंक्शन से आपका जो टोटल था वो किस में आ गया, z में आ गया। अब यहाँ पर आप मेन में आने के बाद PRINT प्रिंट सम इक्वल टू, अब आप यहां पर लिख देंगे z, सम इक्वल टू z। मैंने प्रोग्राम सेव कर दिया। अब मैं यहां से आपको रन कराने की कोशिश करता हूं। a की वैल्यू मैंने 8 डाली, v की वैल्यू मैंने 9 डाली, अब आ गया सम 17। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। यानी हम लोग रिटर्न कब लगाते हैं, रिटर्न हम तब लगाते हैं जब फंक्शन की कॉलिंग को हम किसी भी वेरिएबल के इक्वल देते हैं, ठीक है। अगर हम यहाँ पर ये वाली लाइन प्रिंट नहीं कराएंगे, मान के चलिए इसको मैंने हटा दिया, तो हमारा आउटपुट नहीं आएगा। आउटपुट हमारा मेन तक तो आ गया, यानी यहाँ से उसने टोटल को रिटर्न कर दिया और टोटल की वैल्यू हमारे z में आ गई, लेकिन हमने यहाँ पे z को प्रिंट आउट नहीं करा है, इसीलिए यहाँ पर कोई भी वैल्यू प्रिंट नहीं होगी। देखिए मैं आपको करके दिखाता हूँ, 7 डाला, 8 डाला और हमारा कोई भी आउटपुट नहीं आया, यानी जो एडिशन वाला आउटपुट है वो नहीं आया। अगर आपको एडिशन वाला आउटपुट चाहिए तो रिटर्न स्टेटमेंट जब आपने लगाया तो टोटल की वैल्यू आपकी किस में आ गई, z में आ गई, टोटल की वैल्यू z में आ गई। फिर आपको यहाँ पर PRINT प्रिंट, आपको यहाँ पे z टोटल इक्वल टू z आपको प्रिंट करना होगा। अगर आप z आपको प्रिंट कर देते हैं तो फिर आप यहाँ पर अपना आउटपुट पूरी तरीके से देख सकते हैं। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी, रिटर्न की भी चीज़। इसलिए रिटर्न वाला हमने आप लोगों को स्टार्टिंग में क्या बताया था, ऑप्शनल बताया था। आप इसको रिटर्न लगा सकते हैं, और अगर आप रिटर्न नहीं लगाना चाहते हैं तो आप यहाँ पर प्रिंट का स्टेटमेंट दे दीजिए। लेकिन जब आप प्रिंट का स्टेटमेंट देंगे तो यहाँ से आप ये वाली चीज़ जो मैंने अभी सिलेक्ट कर रखी है ये आप नहीं लिखेंगे, किसी भी वेरिएबल को डिक्लेयर यहाँ पर नहीं करेंगे। तो ये ये फंक्शन का आपका फर्स्ट पार्ट है। इसमें बहुत सारी चीज़ें अभी रह गई हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में दिखाने की कोशिश करूंगा, नेक्स्ट पार्ट में आपको समझाने की कोशिश करूंगा। पार्ट 1 को आप लोग बहुत अच्छी तरीके से देख लीजिए। आई होप आपको पूरा पार्ट 1 समझ में आया होगा। अगर कोई भी कंफ्यूजन हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू।